भारत में गिग अर्थव्यवस्था और गिग वर्कर्स का विकास पिछले एक दशक की घटना है। पिछले 2 सालों में गिग वर्कर्स के अपने काम की परिस्थितियों के खिलाफ प्रदर्शन करने की खबरें लगातार तेज हुई है, जिसमें मुख्य रूप से सितंबर 2020 में स्विगी वर्कर्स की हड़ताल और अक्टूबर 2021 में अर्बन कंपनी वर्कर्स का विरोध शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही के कुछ सालों में गिग वर्कर्स कोर्ट भी गए हैं और कंपनियों के खिलाफ कुछ हद तक उन्हें अधिकार हासिल हुए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गिग वर्कर्स को प्रभावित करने वाले मुद्दों और उनके संघर्षों की। लेकिन उससे भी जरूरी सवाल ये है कि आखिर ये गिग वर्कर्स कौन है। उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के बारे में आपने सुना ही होगा, जो शहरी आबादी के लिए काफ़ी आम हो गई है। इन सभी कंपनियों की सेवाओं को आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर एक क्लिक के साथ उनकी सेवाएं ले सकते हैं। भूख लगी है? क्या चिंता की बात है। स्विगी या जोमेटो पर जाइए, अपनी पसंद का खाना चुनिए और आधे घंटे में अपने खाने का स्वाद लीजिए। घर से बाहर निकलते हैं लेकिन ऑटो नहीं मिल रहा, चिंता किस बात की। अपने फ़ोन में ओला उबर चुनिए, अपने घर पर गाड़ी बुलाइए और एसी की ठंडी ठंडी हवाओं में अपनी मंजिल पर पहुंच जाइए। उसी तरह से घर का सामान मंगवाना है तो अपने फ़ोन में ऐप से अपना सामान मंगवा लीजिए। घर में कोई सामान खराब हो गया है तो अर्बन कंपनी से मैकेनिक बुलवा लीजिए। इन सभी कंपनी की सेवाओं के साथ साथ कीमतों पर आकर्षक छूट का लाभ भी आम ग्राहकों को दिया जाता है, जिससे ये सभी कंपनी और भी लोकप्रिय हो जाती हैं। है ना कितना आसान और कितना किफ़ायती। ये सब कहकर हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद आपको यह समझाना है कि इन सब कंपनियों में काम करने वाले लोगों को ही गिग वर्कर्स कहा जाता है। एक गिग वर्कर वह होता है जो इस तरह की अस्थायी यानी टेम्परेरी नौकरी करता है। गिग वर्क जो मूल रूप से ऑन डिमांड ही किया जाता है, जैसे और जब ज़रूरत होती है ठीक उसी के अनुसार एक तय समय के लिए ही एक गिग वर्कर्स को काम दिया जाता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गिग अर्थव्यवस्था में भागीदारी विकसित देशों में 1 से 4% तक है, लेकिन विकासशील देशों में इनकी भागीदारी 5 से 12% तक है। इसका मतलब यह है कि विकासशील देशों में विकसित देशों से भी कहीं ज़्यादा गिग अर्थव्यवस्था मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है भारत की गिग अर्थव्यवस्था अभी की तुलना में अगले 3-4 सालों में 3 गुना तक बढ़ जाएगी और गैर कृषि क्षेत्र में अगले 8 से 10 सालों में 10 करोड़ नौकरियां तक निकल सकती हैं। एसोचैम के अनुसार भारत में 2025 तक 35 करोड़ गिग नौकरियां होने की उम्मीद है, जो कि एक समय के बाद भारत की जीडीपी में 1.25% तक का योगदान दे सकती हैं। भारत में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। जहां भारत में 2009 में 80 प्लेटफॉर्म काम कर रहे थे, वहीं इनकी संख्या 2021 में 330 तक पहुंच गई है। बहुत सारा पैसा है जो ऐसे ही प्लेटफॉर्मों में लगाया जा रहा है। इसका एक उदाहरण दुनिया भर में 2017 में अकेले उबर ने $12 करोड़ से अधिक का निवेश किया था। ये तो बात थी गिग वर्कर और उनके अर्थव्यवस्था में भागीदारी की। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम उस विषय की बात करेंगे जिसके बारे में आपने भी जरूर कभी न कभी सोचा ही होगा, या फिर आपके मन में सवाल तो जरूर उठे होंगे। इन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सेवाएं आपने कभी न कभी अपने जीवन में जरूर ली होंगी, और अगर ना ली हों तो आपने भी ये जरूर सुना होगा कि फला वेबसाइट पर भारी भरकम छूट चल रही है। फर्ज कीजिए कि आपके घर का एसी खराब हो गया है। आप अपने मोहल्ले में निकलते हैं और पास में एसी मैकेनिक के पास जाते हैं और वह आपके एसी को ठीक करने का 500 रुपये चार्ज करता है। लेकिन वही एसी मैकेनिक जब आप ऐसी किसी कंपनी की मदद से बुलवाते हैं तो वह आपके मोहल्ले में मौजूद एसी वाले से आधे दाम में आपका एसी ठीक करके जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कंपनियां अपनी सेवाएं या चीज़ों के दाम में इतनी छूट कैसे दे सकती है? सवाल यह है कि उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो या कोई भी स्टार्टअप जैसी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म की मदद से इतनी सस्ते में सेवाएं कैसे दे पा रही हैं? घर की साफ सफाई करना या कैब की सवारी के लिए सामान्य से कम किराए का भुगतान करना कुछ उल्टा सा लगता है। इसके लिए हमें गिग इकोनॉमी के बिजनेस मॉडल को समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये खेल है कम मजदूरी का। आप सभी जानते हैं कि कम मजदूरी और कम लागत किसी भी कंपनी को आकर्षक कीमतों पर ग्राहकों को अपनी सेवा देने में सक्षम बनाता है, जिसके चलते ग्राहक व काम करने वाला मजदूर इन कंपनी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मजदूर, कम लागत, कम कीमतों पर सेवाओं का प्रावधान, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता और बाजार पर एकाधिकार। शुरुआत में ग्राहकों और मजदूरों दोनों को प्रोत्साहन देना और विशेष रूप से मजदूरों की एक बड़ी संख्या में उनके बिजनेस में फैलने के बाद ये प्रोत्साहन कम होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में ग्राहकों और मजदूर
दोनों को ही खुद से जोड़ने के लिए कंपनी आकर्षक ऑफर देते हैं। जब उनकी संख्या उनके अनुसार पूरी हो जाती है या उन्हें लगता है कि उन्हें मार्केट के एक हिस्से पर अपना एक अधिकार जमा लिया है तो कंपनी ऑफर देना बंद कर देती है। अब बात करते हैं गिग वर्कर्स के काम की परिस्थितियों की। क्या आपको पता है कि ये सभी कंपनियां गिग वर्कर्स को अपने कर्मचारी ही नहीं मानते हैं। वर्कर्स और कंपनियों के बीच संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले समझौतों को अक्सर इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वर्कर्स को अदालत में जाने से रोका जा सके। इन सभी प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल गिग वर्कर्स की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देना है। उदाहरण के लिए उबर कंपनी के नियम और शर्त यानी टर्म एंड कंडीशन को ही ले लीजिए। उबर ने तो अपनी पॉलिसीज में साफ तौर पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को अपना कर्मचारी मानने से साफ इनकार किया है। उबर ने अपनी नियम और शर्तों में ड्राइवरों को स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में परिभाषित किया है, जबकि तथ्य यह है कि कंपनियां वर्कर्स पर भारी नियंत्रण रखती हैं। दुनिया भर में और साथ ही भारत में लगभग पिछले 2.5 दशकों में ठेकाधारकों की संख्या लगातार बढ़ी है। स्थायी और नियमित काम पाना पहले से अधिक कठिन हो गया है। अब बड़ी बड़ी रजिस्टर्ड कंपनियां भी ठेके के आधार पर ही नौकरियों में रखती है, जिससे स्थायी वर्कर्स को दी जाने वाली सुरक्षा और लाभों से वो छुटकारा पा लेती है। इस तरह श्रम कानूनों की या तो अनदेखी की जाती है या उनका उल्लंघन किया जाता है। गिग इकोनॉमी वर्कर्स को क्या प्रदान करती है? रोजगार पाने और लचीले काम के घंटों के बारे में लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, जिससे कुछ पैसे कमाना आसान तो होता है, लेकिन यह कुछ अत्यधिक कुशल गिग वर्कर्स के लिए सही हो सकता है जो कंप्यूटर पर कोडिंग या ग्राफिक डिजाइन जैसे काम करते हैं। लेकिन अगर हम नीले कॉलर वाले गिग वर्कर्स को देखें तो ज्यादातर वर्कर्स कम भुगतान, अनिश्चित और थकाऊ काम के पैटर्न में फंस गए हैं। बहुत बार ये वर्कर्स न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए भी संघर्ष करते हैं और स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को ताक पर रखकर बहुत लंबी शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। वे निरंतर निगरानी और ऐप की व्यापक पहुंच के नियंत्रण में रहते हैं। ये फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से ज्यादा स्वतंत्र नहीं है। ज्यादा संख्या बढ़ने के चलते गिग वर्कर्स डिलीवरी या ऑर्डर के लिए घंटों इंतजार करते रहते हैं। स्विगी के एक वर्कर ने हमें बताया कि कभी कभी उसे लगातार ऑर्डर के बीच 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। उबर वर्कर ने हमें बताया कि उसे बुकिंग के बीच कई बार कम से कम 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। अमेजन के वर्कर को पिकअप पॉइंट के आसपास अपनी डिलीवरी के बीच अक्सर 2 घंटे या उससे अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहने की जरूरत नहीं है कि कंपनियां कामों के बीच इंतजार करने के लिए गिग वर्कर्स को भुगतान नहीं करती है, यानी इन्हें इंतजार करने का कोई पैसा नहीं मिलता है। गिग वर्कर्स को अक्सर यह नहीं पता होता कि कंपनी ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि से कितनी कटौती करेगी। औसत भारत में गिग वर्कर्स रोजाना लगभग 12 से 14 घंटे काम करते हैं। जब ग्राहक ऐप पर खराब रेटिंग या बुकिंग रद्द कर देता है तो उसका बोझ भी वर्कर्स पर ही पड़ता है। गिग इकोनॉमी सभी जोखिमों और खर्चों को वर्कर्स के सिर पर ही डालती है। टेक्नोलॉजी एक दोहरी तलवार है। इंटरनेट जो वर्करों और ग्राहकों तक पहुंचने की सुविधा हमें देता है, लेकिन वह गिग वर्कर्स पर नियंत्रण का एक हथियार भी बन जाता है। आज के गिग वर्कर्स अधिकारों के एक ब्लैक होल में काम करते हैं। गिग वर्कर्स की स्थिति बदतर है क्योंकि उन्हें जानबूझकर श्रम कानूनों से बाहर रखा गया है।